पत्रकार बंधु, देवियों और सज्जनों, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि एमपीपीएससी के वर्ष 2019 और 2020 के चयनित अभ्यर्थी को आज इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। यह प्रशिक्षण बैच टोटल 210 प्रशिक्षणार्थियों का है। इसमें 8 विभागों के प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। ये हैं गृह विभाग, जिसके डीएसपी हैं यहाँ पर, सहकारिता एवं पंजीयन विभाग, आबकारी विभाग, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग। सबसे पहले मैं यहाँ चयनित जो प्रशिक्षणार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। इन सभी को मैं उनकी सफलता पर बधाई देता हूं और आपके जीवन का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां की आप स्टूडेंट लाइफ से अब शासकीय सेवा के लाइफ में आप प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने जिस शासन और प्रशासन को दूसरी तरफ से एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन आपने देखा है, अब आपको मौका मिला है कि जब आप उसको शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आप उसको देखेंगे और जो अपेक्षाएं आप एज ए स्टूडेंट और एज ए जनरल सिटीजन आप शासन प्रशासन से करते थे, अब उसी प्रकार अब जनता आपसे अपेक्षाएं करेंगी और जो भी आपने अपनी कमियां जो इस साइड देखे होंगे या जो भी आपको कष्ट हुआ होगा और अच्छी चीजें जो आपको मिली हैं, उसको आप इधर से आप देखेंगे कि हम किस प्रकार से उन कमियों को दूर करें, हम जनता के प्रति किस प्रकार से हम एक अच्छा शासन प्रशासन देने की बात करेंगे। इस एकेडमी में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 सप्ताह का है। इसमें हम प्रशिक्षणार्थियों को उनके जो जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं, खासकर क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ से जब आप शासन की सेवा में आएंगे तो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी जो प्रशासनिक क्षमता है उसका किस प्रकार से विकास हो, ताकि आप आने वाले भविष्य में आने वाले चैलेंज को अपनी सफलतापूर्वक और काफी साहस के साथ उसको आप फेस कर सकें। इसके लिए यहाँ पर सभी प्रकार के सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, सोने तक आपको ट्रेनिंग में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह एक टोटली रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है। रेजिडेंशियल इसलिए रखा जाता है ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके। अभी तक होने से जब आप उठेंगे सुबह में, तब से आपको पीटी, फिर क्लासरूम, फिर शाम की है सो इवनिंग प्ले, स्पोर्ट्स, फिर रात की आपकी है सो गेट टुगेदर, आपके आपस में ग्रुप डिस्कशंस। इस प्रकार से आपको टीम भावना के रूप में काम करना, टीम भावना के रूप में टीम के सदस्य के रूप में काम करना, टीम के लीडर के रूप में काम करने के बारे में सिखाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप शासन को अच्छे ढंग से बारीकियों को, शासन की और प्रशासन की बारीकियों को समझ सके, इसके लिए आपको जो प्रदेश के जो विभिन्न जो हमारे जिले हैं, ग्रामीण परिवेश है, शहरी परिवेश है, उसका भी भ्रमण आपको कराया जाएगा ताकि आप जनता की समस्याओं से, शासन और प्रशासन की बारीकियों से अवगत हो सके। साथ ही साथ आपको क्लासरूम में आपको कुछ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका अब आपके काम में उसकी तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब आपको अपने काम में, अपने काम में स्पेसिफिक रूप से एज ए स्पेशलिस्ट भी आपको दक्ष होना पड़ेगा। तो आपको क्लासरूम इनपुट भी दिया जाएगा जिसमें बेसिक आपके लॉ रहेंगे, आपके विभाग से संबंधित, आपके जो कार्य से संबंधित लॉ, आपके कोड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। साथ ही साथ जो आम जनता की है, जैसे सूचना का अधिकार हुआ, आपके जो विभिन्न विभागीय जो कोड्स होते हैं उसके बारे में भी आपको बताए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें काफी कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में लागू होगा। उसके बारे में भी आपको इनपुट दिया जाएगा।
काफी साथ सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आपका है सो रिलैक्सेशन, आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इसके लिए भी है सो योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस और दूसरे क्लासेस भी आपके पास रहेंगे। करीब आपके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आपको भाग लेना चाहिए। आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी है सो आपके लिए स्किट्स, प्ले, इसकी भी अरेंजमेंट है और आपका एक सामूहिक बाद में एक प्रदर्शन भी होगा जिसमें कि आप सभी भाग लेंगे और आपके जो अंदर छिपी हुई टैलेंट है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर एकेडमी में आपकी सुविधाओं के लिए काफी कुछ है जो कि आपने अभी यहाँ पर आप कल से हैं तो आपने देखा होगा। यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, स्विमिंग पूल भी है, आपके सभी खेलने के सभी साधन भी उपलब्ध हैं इस प्रकार से, और अच्छी लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर लैब भी है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से एकेडमी में अच्छे प्रबंध हैं और हम चाहेंगे कि आप एकेडमी की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। जो एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह आपको ऐसे कई प्रशिक्षणों के दौर से निकलते रहना पड़ेगा और उन दौरों के माध्यम से अपने आप को निखारना पड़ेगा। अपने ये जंगल में जब टाइगर जाता है तो टाइगर हुड का एक बड़ा अच्छा शब्द लोग उपयोग। आपके बाद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की तस्वीर में नए रंग भरने के लिए प्रयत्नशील हैं मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और हम सादर आमंत्रित करते हैं आपके आशीर्वचन के लिए मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करें। राज्य प्रशासनिक अकादमी के आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्र की शुरुआत ही है ना जी। शुरुआत के कार्यक्रम में मैं अपने इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान एसीएस विनोद कुमार जी, सामने हमारे संदीप दुबे जी, एसीएस ओम, सभी सम्मानीय अधिकारीगण और प्यारे मित्रों, शिक्षण और प्रशिक्षण में जो अंतर होता है वो आप सब जानते हैं। मैं उसी पे थोड़ी सी बात करूंगा। शिक्षण हमारी कॉलेज जीवन में, स्कूल जीवन में हम किसी क्लास को निकाल लेते हैं, एक बार बाद में पलट के उसको देखना नहीं, उससे आगे बढ़ जाते। लेकिन इस परीक्षा के पास होने के पहले भी आपने एक बार परीक्षा दी, अब दोबारा पलट करके सर्विस में उस परीक्षा की तो आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कदम कदम पे आपको ऐसे कई प्रशिक्षणों के दौर से निकलते रहना पड़ेगा और उन दौरों के माध्यम से अपने आप को निखारना पड़ेगा। अपने ये जंगल में जब टाइगर जाता है तो टाइगर हुड का एक बड़ा अच्छा शब्द लोग उपयोग करते हैं उसको सिंहावलोकन के लिए। वो अपने आप का खुद का जब कोई उसके आत्मविश्वास से भरपूर होकर के भोजन वोजन अपने ढंग से करके निकलता है तो उसका बड़ा अच्छा शब्द है। ये हम सबके जीवन में काम का आता है। हमारी ऊर्जा, हमारा पिंड, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, अगर हम उसके अंदर झांक के देखेंगे तो वो भी अनंत सागर की तरह उसकी गहराई को नापना बड़ा अपने आप में, या उसको आगे बढ़ाने के मुकाम ढूंढना, ये भी आपके बहुत बड़ी संभावना होगी। लेकिन ये वही बात है कि जैसे आइंस्टीन के दिमाग का पोस्टमार्टम करके देखा गया, या कई सारे लोग जो कहते हैं कि कोई अपने मस्तिष्क की क्षमता का कितना उपयोग कर पाया है, तो मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग तो पूरा तो कोई करता ही नहीं, हम सब जानते हैं इस बात को, और ऐसे शारीरिक क्षमता का। लेकिन चूंकि मैं यहाँ जिनको संबोधित कर रहा हूं वो सब भविष्य के अलग अलग प्रकार के अपने अधिकार संपन्न अधिकारी बनने की संभावना की बड़ी पौध यहां बैठी, और उस नाते से उस पौध से बात अगर करूंगा
तो मैं भविष्य की संभावनाओं की शुभकामनाएं देता जाऊं। आप सबका जीवन भी उसी प्रकार से बने जैसा चंदन का होता है, जितना घिसाए उतनी सुगंध बढ़ती जाए। ये मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको एक अच्छे अधिकार संपन्न व्यक्तित्व का मौका दिया है, और आप तो और कई मामलों में भाग्यशाली भी हो कि एक बार अधिकारी बने तो जिंदगी भर रहोगे अगर सही चलोगे तो। लेकिन हम लोगों को तो हर 5 साल में परीक्षा देना पड़ती है। आज आपको ज्ञान विज्ञान की सारी बातें कर रहा हूं और कल में चुनाव में भारत माता की जय हो गया तो परसों आप नमस्ते कर लो। हमारी दुनिया से आपकी दुनिया का एक संबंध सीधा है, वो अच्छा है, जिसको आपको समझना चाहिए। हमें से तो ये दौर से निकलते ही रहते सारी बातें। इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा, इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा, और इधर से उधर से जो भी बात करेगा, लेकिन इस दलदल में आप हमेशा दिखोगे, आप कहीं नहीं बचोगे। अपने मुकाम पे आपको अपने आप को कैसे माइंड सेट करना होगा, तो ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखो तो आपको दिख जाएगा। अब ये आपको अगर इस आंख से देखने की दूरी देखना हो, इस आंख से दूरी देखने की बताएं, तो अभी हम में से सब प्रयास कर ले कि बताओ, तुरंत दिखाओ किधर से किसकी दिख रही है। कोई दिखा सकता है? जब तक दूसरी आंख बंद नहीं करो आपको डिसाइड करना मुश्किल जाएगा। एक आंख की डिस्टेंस कितनी है, दूसरी आंख की डिस्टेंस कितनी। ऐसे कई रहस्य हमारी बॉडी के अंदर है। ये आपको अपने वो सारी चीजें जब आप काम करने जाओगे तो आपकी फाइल में दिखाई देगा कि इसकी गहराई कहां तक है, इसकी दूरी कहां तक है, इसका इफेक्ट कहां पड़ने वाला। आप कुछ कर रहे हो तो करने का और न करने के बीच का। लेकिन मैं एक शुभकामना भी जरूर दूंगा। इस दुविधा में हमारे कई मित्र उसको टालने में विश्वास करते हैं, इसको कैसे बचो जाए। तो टालते वो जो कायर होते हैं। कायर नहीं बनना, बहादुर बनना। हमको लगता है कि सही है तो जरूर उस दिशा में बढ़िए। जब आप सही उस दिशा में बढ़ते तो आपकी साख बनती, आपकी पहचान बनती, आप में आत्मविश्वास होता है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। उसकी सफलताओं के झंडे कैसे गढ़ते हैं, ये अपने वर्तमान में प्रशासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से आज भी और अतीत के काल में भी देख सकते। कोई इससे डरने की जरूरत नहीं। एक नहीं कितने उदाहरण बने लगातार। हमारे यहां उदाहरण है, आप ध्यान दोगे, अपने यहाँ अजीत डोभाल का उदाहरण है। उनका भी ऐसे ही कोई प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसे ही कोई अधिकारी, लेकिन आज उनका नाम ही काफी है कि नहीं। 2-3 नाम लूंगा आज के, बाकी अतीत के कुल नामों की तुलना कर लें। एक अर्जुन मेघवाल जी आते हैं, कानून मंत्री। कौन कौन जानता है उनको? जरा हाथ जो पहचानता है उनको बताया, जो प्रशिक्षु बता वो बता दें क्या है उनकी पहचान, क्या है अधिकारी है, कैसे नेता है, क्या है, कहां से चुने गए थे, पहले क्या करते थे, कौन बताएगा? बता, हाथ खड़ा कर। ये आप बता रहे थे कुछ? आप हाँ बता दें। राजस्थान में कहां से सांसद है? चलो किसी भी, आप इनके तीसरे नंबर वाले आपके दोनों वहां बताओ। इधर देखो, माइक दे रहा भाई, जरा इधर एक माइक इधर घुमा दो। आप पीछे से आते हो ना, आप लोग भी इधर खड़े रहो। सुनो, इधर आओ, माइक वाले यहां से देखते रहो, आंख मार डाल के। जो देख रहा है हाथ उठा रहा है उसको बताओ। सर वो फिर सर्विस में कितना टाइम रहे, छोड़ी कब, कैसी, क्या मालूम है? इसको जानकारी है? उनकी वेशभूषा देख के लगता है क्या कोई प्रशासनिक स्तर का अधिकारी हो और फेटा वेटा बांध करके 24 घंटे और धोती कुर्ते में घूमता है, तो सबको कैसा लगता है? ये कहां से आ गए? उनकी वेशभूषा अच्छी लगेगी, लेकिन वो दोनों काम कर चुके हैं। आज की अपनी शासन की सेवाओं में भी रहे और अब मंत्री भी बैठे। एक और मंत्री है, कौन है? विदेश मंत्री। ये देखो कितनी जल्दी बताइए।
हमारे में से ये जो उदाहरण अभी भरे पड़े, इन उदाहरण से ध्यान में आएगा ना आपको। अधिकारी बने तो अधिकारी बनने के बाद एक, इसके पहले सिन्हा जी थे, आजकल वो विवादास्पद भी है, लेकिन उनका डायलॉग बड़ा काम का है। बिहार में किसी मामले में कोई मंत्री से ठग गई उनकी, उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है अब मैं आज से छोड़ता हूं, तुम तो कभी नहीं बनोगे, लेकिन मैं तो ये भी बन गया, तुम बोलो मैं बन जाता हूं। लेकिन ये उदाहरण मैं आपको ऐसी लड़ाने बढ़ाने के लिए दे रहा हूं, या आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दे रहा हूं। विक्रम और बेताल की कहानी किसने किसने सुनी होगी? तो नहीं क्या है कहानी विक्रम बेताल की? कौन विक्रम बेताल का थोड़ा जिसको इतिहास मालूम है कि बेताल क्या है, कौन बताएगा? ये भी कॉन्फिडेंस चाहिए, भले गलत बताए, बता तो सकते हैं, दम तो चाहिए इतना। हाँ बताओ। बेताल एक प्रेत था सर, पेड़ पे रहा करता था। अच्छा, राजा विक्रम उनको लेने गए थे, अगर वो बोलते तो वो फिर उड़ के चले जाता था। चलो मैं ये बता दूं, अगर आप गलत बोल रहे हो तो हो सकता है सर। सही कौन बताएगा? उधर देना जरा। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। 25 टोटल कहानियां हैं विक्रम बेताल की, और कहानियां एक सेंस में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है आज की कहानी मत सुना, बताइए, बता दो बेताल कौन था? वो बेताल एक बुराई का प्रतीक है। बुराई का? जी सर। बस शुरू में यही गलत हो गया। बेताल गलत नहीं है। और बताओ किसको बता, आप बताएं। अभी आखिरी है, इसके बाद में चालू कर दूंगा, नहीं तो ये चलता है। जी को नमस्कार। सर बेताल वट के नाम से उनके 9 रत्नों में से एक रत्न। तो ये गलत तो नहीं थे ना? बेताल गलत थे कि सही थे? ये मतलब ये जो 2 उत्तर आए ना, भी आपको ध्यान हो, एक ने कहा कि बेताल एक बुराई का प्रतीक है, आपका क्या मत है? सहमत है, असहमत है आप? बुराई का प्रतीक नहीं थे, प्रेत ठीक के है। रूप में थे। तो कहानियां हैं वो प्रेत के उनको दर्शाया गया है। ये कहानी अलग बात है। अभी आपने एक अच्छा विषय लाए, ये वो 9 रत्नों में से थे। तो 9 रत्नों में से 8 फिर भूत हो गए, फिर अगर उनमें एक वो भूत हुए तो हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब क्या? आपका उत्तर ये है। चलो मैं ले लेता हूं, मैं बताता हूं आपको। मैं वो आपके काम की बात बताता हूं और ये मैं खत्म कर दूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे आइटम चल ही करते हैं। बेताल और विक्रम, विक्रम ने अपने पराक्रम से, सुक्रम से अपना शासन की सारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदल दिया। तो जब एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पराक्रम से शासन के सूत्र हाथ में लेता, तो अगर वो समझदार होगा तो वो अपने ऐसे सुयोग्य लोगों की मालिका बनाता, आसपास अपने मंत्रिमंडल के, अपने अधीनस्थ सारे सक्षम अधिकारियों की ढूंढ ढांड करके काम देता है। ऐसा उसको माना जाता है कि वो नवरत्नों की आविर्भाव जो हुआ वो विक्रम के टाइम से हुआ। बाद में हर शासक ने ऐसी अपनी कल्पना कर दी। अब चूंकि जब नवरत्नों की बात आती तो तुरंत समझ में आ जाता कि वो टैलेंटेड होंगे तभी तो उसमें आएंगे, है ना ऐसा? तो अभी आपने कहा कि विक्रम भी उसी में से थे, तो अपने आप आ गए। अब ये भी एक बात सही है कि जो सक्षम आदमी है, सुयोग्य आदमी है, अच्छा समझदार आदमी है, तो अगर शासन के शासक की बुद्धि से उसका तालमेल नहीं बनता है, अगर उसका कहीं उसका तालमेल नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, या कई बार वो परिस्थितियां सब विपरीत हो जाती, तो अच्छा आदमी क्या थोड़ा सा हट जाता है। ऐसा मानने वाले बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत की कहानी बना देते ना। जैसे चंदा मामा आती थी तो विक्रम बेताल की कहानी शुरुआत करने के लिए वो सालों साल पता नहीं कितने 1500 कहानी बना दी होगी। असली में तो केवल 25 कहानियां उनकी, और ये 25 भी कहानियां, उन कहानियों का प्रत्येक आखिरी में जाकर के लपोलुभाव आपको ध्यान में आएगा। तो वो बुद्धिमत्ता के उत्तर की अपेक्षा के साथ कहानी की जा रही। प्रश्न से शुरुआत होती है, समाधान से खत्म होती है उत्तर देने के बाद। जैसे विक्रमादित्य का जीवन का वो बड़ा जो रोचक प्रसंग है, उस प्रसंग का सार ये है कि विक्रम एक बहुत बेताल, बहुत बुद्धिमान आदमी, और विक्रम वो व्यक्ति जो अपना शासन के सूत्र हाथ लेकर के ऐसे कई सारे लोगों के बीच में अपना जीवन एक पहचान बना भी रहा है। लेकिन वो बहुत बहादुर है विक्रम, और उदार भी उतना ही।
दानशील भी उतने। तो उदारता, दानशीलता, पराक्रम, पुरुषार्थ, ये गुण होना अलग बात है। लेकिन कभी कभी जैसे ज्यादा पहलवान लोग भूले होते ना, ज्यादा ताकतवर लोग, तो विक्रम का एक पाठ ये भी जीवन का था कि वो उदार बहुत थे, जो मांगे देने के लिए तैयार है। तो विक्रमादित्य को जब लोग मैदान में नहीं हरा पा रहे तो कुछ न कुछ करते हैं। तो एक षड्यंत्रकारी विक्रमादित्य के पास आकर के साधु के वेश में उससे दान मांगता है कि मेरे को इसका कुछ दो मेरे को। तो वो विक्रमादित्य कहता मेरे पास जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रमादित्य से वो कहता है कि वो बेताल वहां रहता है, उसको लेकर आओ, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, मैं तब कर रहा हूं, तब मैं बलि चाहिए। वो दौर ऐसा था जब नरबली भी चलती थी। अब बेताल चूंकि शहर से बाहर अपना आश्रम बना के रहता था, हो सकता उसके पास में कोई शमशान होगा, जंगल में तो ऐसे ही रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि बेताल भूत नहीं है, लेकिन बेताल के पास जब ये जाता है तो बेताल जल्दी किसी जो समझदार आदमी रहता है वो तुरंत हाँ करता है क्या किसी बात की, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अब विक्रम उससे जाके कहता है चलो तुम मेरे साथ। बोले कहाँ चलना है? बोले चलना तो बाद में, तुम बताओ तुम मेरे को ले जाने के अधिकारी हो के नहीं। तो वो एक एक करके 2, 3, 4, 5, 6 लगातार वो अपनी कहानी सुनाता। बेताल बार बार उसको प्रश्न दिए जाता है, वो सब उसके उत्तर देता जाता। तो वो बुद्धिमान हुआ कि मूर्ख हुआ? बेताल बहुत बुद्धिमान है। आखिरकार वो समझ लेता कि हाँ विक्रमादित्य मेरे लायक व्यक्ति है जिसके साथ में साथ दे सकता हूं। वो सहमत हो जाते कि मैं चलना तैयार हूं। फिर वो पूछते कि तुम बताओ मेरे को लेके कहां जाना चाहते हो? तो बेताल को विक्रम बता देते कि भैया वो मेरे पास एक सन्यासी आया, वो आपको चाहता, तो मेरा काम उसको देना, मैं तो इसीलिए बस इतनी सोचता हूं। तो बेताल कितना होशियार है ये हमको समझना चाहिए कि बेताल उसको काम में लगाता रहता है बार बार, लेकिन ये पीछे से जानकारी निकालता कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो तो हिलता भी नहीं वहां से। और वो कहता कि विक्रम तुम मूर्ख हो, तुमको बाकी सब गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम जिसके पास मेरे को ले जाना चाह रहे हो वो तुम्हारा ऐसा उपयोग करेगा कि वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर। मेरे तो बहाना है, पहले वो मेरे को मारना चाहेगा और बाद में वो तुमको मारेगा। वो मारने का कारण बता देता है कि वो आपके राज्य पे कब्जा करना चाहता है और तुम नादानी में उसकी मदद कर रहे हो जो तुमको मारना चाहता, तुम्हारे राज्य हड़पना चाहता है। तुम जरा देखो तो सही तुम क्या करना चाह रहे हो। विक्रमादित्य भोचक्का रह जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपने बताया तो मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इससे, मैंने तो कमिटमेंट कर लिया। तो बेताल फिर उसका रास्ता ढूंढते थे कि आप जब मेरे को ले चलो, इस स्थिति में ले चलो कि जैसे मैंने आप मेरे हाथ पांव बांध दो, मेरे को लटका के ले चलो कि मैं तुमको बंदी बना के लाया, इस माल में ले चलना। जब तुम ले जाके उसके सामने डाल दोगे तो फिर वो तुम्हारे सामने षड्यंत्र के नाते मेरे को तो बंदी बनवा ही लेगा वो, क्योंकि मैं उसके बंदी में होकर मेरी बात में हत्या करेगा। और आपसे वो कहेगा कि एक काम करो, अब तुम ले आए? बोले हाँ ले आए। तो बोले साधु तो अपने नियम से बंधे रहते, तो भेंट ऐसे नहीं लेते जब तक उनके सामने साष्टांग दंडवत नहीं करो, उनका प्रणाम नहीं करो। तो वो आपसे प्रणाम करने का बोलेगा, आप उसको प्रणाम करोगे तो आपकी तलवार से हत्या कर देगा, गर्दन काट देगा। तो बोले अच्छा फिर मेरे को क्या करना चाहिए? बोले तुम एक काम करना, तुम मेरे को ले चलो, ले चलने के बाद उसके सामने खड़े होकर के कहना कि साहब अब क्या करूं? तो वो कहेगा प्रणाम करो। साधु प्रणाम मांगता है तो आप कहना मैं तो राजा हूं, मेरे को प्रणाम आता नहीं, आप बताओ कैसे करना है। तो वो करके बताएगा तो फिर उसकी गर्दन काट देना, ये काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जीवन भर अपन राज्य चलाएंगे। तो मेरी आपकी इस प्रशिक्षण की पूरी बात यहां खत्म हो जाती है कि हम अपने पास आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते रहे, सामने वाले के प्रश्न भी समझते रहे, एक दूसरे को जानते रहे और आपके जीवन में आप यशस्वी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही सहजता से आपने आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे और अब मैं अनुरोध करता हूँ महानिदेशक महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री का करेंगे। प्रशासनिक अकादमी का मोमेंटो, अंगवस्त्र और टोनी पेंटिंग के द्वारा महानिदेशक महोदय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आपकी तालियों की आवाज आती रहे तो और एक ऐसा सुखद अवसर है जब शुभारंभ मेला में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आनंद प्राप्त हो रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और उनके जरिए अकादमी को भी नई प्रगति का अवसर मिलेगा।